आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने सबसे पहले उन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की है जहां पर कायरल सेंटर ना होने के बावजूद भी वह मॉलिक्यूल कैसे होते थे, कायरल होते थे। उस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हमने जो अगला टॉपिक स्टार्ट किया, हमने नाइट्रोजन कायरल सेंटर को पढ़ा जहां पर नाइट्रोजन एटम एज अ कायरल सेंटर प्रेजेंट था, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा रिंग फ्लिपिंग का। अब हमारे पास एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो अपना अगला टॉपिक है उसकी सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं और हेडिंग लिखने के बाद मैं यहां पर उसका इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हमारे पास हेडिंग है प्रोकायरलिटी एंड टॉपिसिटी। ये हमारा अगला टॉपिक ऑफ एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, प्रोकायरलिटी एंड टॉपिसिटी। हम सबसे पहले सारी की सारी बातें प्रोकायरलिटी से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसी के साथ टॉपिसिटी सिखा दूंगा। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है एक बार ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि आखिरकार हमारे पास प्रोकायरल सेंटर क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इस टॉपिक में सीखना है कि आखिरकार हमारे पास प्रोकायरल सेंटर क्या होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन बताने वाला हूं, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने वाला हूं। जैसे ही हम एक बार प्रोकायरल सेंटर सीख जाएंगे, इसी के साथ मैं दो टॉपिक छोटे छोटे और ले लूंगा। एक तो हमारे पास कायरल सेंटर है और एक हमारे पास होता है स्यूडो कायरल सेंटर। तो यहीं पर हम अपने ये तीनों ही डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलने वाले हैं। आपको तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कायरल सेंटर तो आप पहले से जानते ही हो, स्यूडो कायरल सेंटर को भी मैंने बीच में एग्जांपल्स के थ्रू बताया था। अब प्रो कायरल सेंटर से आपकी और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट होगा टॉपिसिटी। तो हम लोग टॉपिसिटी की डेफिनेशन जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है वो होता है लिगेंड्स। लिगेंड्स के दो टाइप्स यहां पर होते हैं, तो वो हम टॉपिसिटी से रिलेटेड ही टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो एक तो हमारे पास होते हैं होमोटोपिक लिगेंड्स, एक होते हैं हमारे पास होमोटोपिक लिगेंड्स और एक होते हैं हमारे पास हेट्रोट्रोपिक लिगेंड्स। हेट्रोटोपिक लिगेंड्स, हेट्रोटोपिक में भी फर्दर ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, जिसमें एक पार्ट तो होता है इसका एनेंशियोटोपिक। ये सब आने वाले हैं आपके पास डिटेल एग्जांपल्स के साथ। बस मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं। एनेंशियोटोपिक लिगेंड्स और एक होते हैं हमारे पास डायस्टीरियोटोपिक लिगेंड्स। ठीक है, अब हमने लिगेंड्स पढ़ लिए, लेकिन आखिरकार लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई लिगेंड्स वेदर दे आर होमोटोपिक लिगेंड्स, वेदर दे आर हेट्रोटोपिक लिगेंड्स। तो हाउ टू आइडेंटिफाई लिगेंड्स, इसके लिए हम लोग दो बातें पढ़ते हैं। एक तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक नाम देते हैं हम सिमेट्री मेथड। हमारे पास दो मेथड होते हैं और इन दोनों ही मेथड की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि लिगेंड्स का प्रकार कौन सा होता है, क्या वो होमोटोपिक लिगेंड्स हैं या फिर वो हेट्रोटोपिक लिगेंड्स हैं। और लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, फेसेस, कि आखिरकार फेसेस क्या होते हैं। और फिर इसी में एक टॉपिक एंड में और हम जोड़ लेंगे नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर किस किस का पढ़ने वाले हैं,
एक तो हम लोग प्रोकायरल लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और एक हम फेसिस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्रोकायरल लिगेंड्स में किस तरीके से नोमेनक्लेचर देते हैं, और फेसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा दो तरह के फेस होते हैं, टॉप फेस होता है, बॉटम फेस होता है, उसकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, और उसी में नए कॉन्सेप्ट आते हैं री और साई के। ये सारे टॉपिक हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर आराम से डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इन तीनों में ही डिफरेंस जानना कि आखिरकार इन तीनों में अंतर क्या है, अगर अंतर है तो क्या है और अगर नहीं है तो क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेंटर, यहां पर मैं लिख देता हूं सेंटर, और मैं आपसे पूछूं सेंटर कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको बस यहां पर इन तीनों के नाम समझाकर एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास सेंटर तीन तरह के हम बोलेंगे। सबसे पहला जो सेंटर होता है उसका नाम होता है हमारे पास कायरल सेंटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए कायरल सेंटर क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप बोलोगे सर ऐसा सेंटर जहां पर हमारे पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है और चारों ही ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास यहां पर तीन तरह के डिफरेंट सेंटर्स हैं। एक सबसे पहले कायरल सेंटर है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता है, कायरल सेंटर को मुझे यहां पर समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। यही तो होता है आपके पास कायरल सेंटर, हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर कार्बन है, कार्बन से यहां पर अगर हम लगा देते हैं CH3, यहां पर लगा देते हैं H, यहां पर हम लगाते हैं OH, और यहां पर आपके जो मन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आप लगा दो C2H5 इथाइल ग्रुप। तो अगर मैं बोलूं क्या ये कायरल सेंटर है तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कायरल सेंटर है, क्योंकि यह एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है सबसे पहली बात, और इस पर चारों ही ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कायरल सेंटर कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि सर आखिरकार प्रोकायरल सेंटर क्या होता है। देखो, अगर मैं प्रोकायरल सेंटर की बात करूंगा तो यहीं पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोकायरलिटी, यहीं से हमारे टॉपिक का जन्म होता है प्रोकायरलिटी। अगर मैं प्रोकायरलिटी को दो शब्दों में ब्रेक करता हूं, एक तो होता है हमारे पास प्रो मतलब ही होता है जस्ट बिफोर, और कायरलिटी का मतलब तो आप सबको पता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो कहीं ना कहीं इसके शब्द जो है वो हमें क्या बता रहे हैं, प्रोकायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो थोड़ा पहले तस्वीर है, कायरल सेंटर की थोड़े पहले की तस्वीर है। मतलब मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास COOH है और यहां पर मैं CH3 ले लेता हूं और यहां पर मैं H ले लेता हूं और यहां पर मैं H ले लेता हूं। मैंने आपके सामने एक प्रोपेनोइक एसिड का एग्जांपल ले लिया, क्लियर है? देखो ध्यान से, CH3 CH2 COH, मतलब मैंने आप लोगों के सामने एक सबसे पहले क्या ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड का एग्जांपल ले लिया। अब जरा ध्यान से समझना, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर इस H और H को लेबलिंग करता हूं, ये A हो गया और ये B हो गया, अलग नहीं है, बस लेबलिंग अपनी सहूलियत के लिए और आप लोगों की सहूलियत के लिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर HA और HB का क्या कर दिया, लेबलिंग कर दिया। अब आप मुझे बस इतना बताइए, क्या मैं इस मॉलिक्यूल में इस HA या HB की जगह सिंगल सब्स्टिट्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल को कायरल बना सकता हूं? फिर से समझो, अगर मैं आपसे इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, क्या ये मॉलिक्यूल अभी कायरल है? तो आप बोलोगे सर अभी मॉलिक्यूल कायरल नहीं है,
क्योंकि इस पे इसका जो ये सेंटर है इस पर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यहां पर दो सेम है। लेकिन अगर मैं यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करता हूं, बात को समझो, अगर मैं यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करता हूं मतलब या तो मैं HA की जगह कोई लिगेंड लेके आ जाऊं या फिर मैं HB की जगह मैं कोई लिगेंड लेके आ जाऊं। अगर मैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन करता हूं लेकिन वो लिगेंड जो होना चाहिए पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वह नहीं होने चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, ये एग्जांपल है हमारे पास प्रोपोनोइक एसिड का, इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है, ये मॉलिक्यूल अभी कायरल नहीं है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यदि मैं यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करता हूं, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन करता हूं, ये भी हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूशन है। आप HA को हटा के भी कर सकते हो और आप HB को हटा के भी कर सकते हो। तो क्या सिंगल सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है क्या? देखते हैं। अगर मैं HA की जगह लिगेंड लेके आता हूं, मान लो मैंने OH लेके आ चुका हूं, तो COOH, यहां पर HA की जगह अगर मैं OH लगाता हूं, लिगेंड को हम लोग क्या मान लेते हैं, OH ग्रुप मान लेते हैं, और यहां पर H और यहां पर CH3। अब आप जरा ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या बन चुका है, यह मॉलिक्यूल कायरल बन चुका है। तो बस यहां से हमारी डेफिनेशन अराइज होती है। ऐसा ही आप HV के साथ कर सकते हो। तो हम बोलेंगे प्रोकायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर है, अ सेंटर दैट एट विच वेयर सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड मेक्स दैट सेंटर कायरल। हम ऐसे बोल सकते हैं, फिर से सुनिएगा, प्रोकायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड करने से क्या हो जाए, वह सेंटर कायरल बन जाए। इसी को हम बोलते हैं प्रोकायरल सेंटर। तो मैं इस सेंटर को एक नया नाम दे दूंगा, उसका नाम आ जाएगा हमारे पास प्रोकायरल सेंटर। तो अब आपसे कोई भी पूछे या आपको खुद के समझने के लिए कि प्रोकायरल सेंटर क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे प्रोकायरल सेंटर वह सेंटर है जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड से, सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड से मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, कायरल बन जाता है। या मॉलिक्यूल छोड़ो, सेंटर क्या बन जाता है, कायरल बन जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रोकायरल मॉलिक्यूल या फिर प्रोकायरल सेंटर। पॉइंट क्लियर एकदम। कायरल सेंटर आपको पहले से पता है, इसको मुझे बताने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोकायरल सेंटर क्या है, हम बोलेंगे एक ऐसा सेंटर जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड करवाने से, लिगेंड का सिंगल सब्स्टिट्यूट करवाने से वह मॉलिक्यूल कायरल बन चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकायरल सेंटर। अब मान लो अगर मैं थोड़ा सा प्रोकायरल सेंटर के पीछे और जाऊंगा तो उसको बोलेंगे प्रोकायरल सेंटर, जहां पर 2 बार सब्स्टिट्यूशन करवाने से मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, कायरल बनेगा। बस सिंपल सी बात है। तो प्रोकायरल सेंटर का मतलब आपको समझ में आ चुका है। मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं प्रोकायरल सेंटर का, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि स्यूडोकायरल सेंटर क्या होता है। तो आइए अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं एग्जांपल्स में प्रोकायरल सेंटर से रिलेटेड। तो हम लोग जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसका नाम है हमारे पास प्रोकायरलिटी, और प्रोकायरलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोकायरल सेंटर। और मैंने आपको प्रोकायरल सेंटर के बारे में क्या जानकारी दी अभी तक, मैंने ये बताया एक ऐसा सेंटर जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करने से वह सेंटर कैसा बन जाता है, कायरल बन जाता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है, यहां पर मैं Me लिखता हूं, यहां पर मैं Et लिखता हूं, यहां पर मैं H लिखता हूं और यहां पर मैं H लिखता हूं। अब मैं थोड़ा सा अपनी सहूलियत और आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको HA और इसको HB कर देता हूं। अब बस मुझे आप ये बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में सिंगल सब्स्टिट्यूशन करने से मॉलिक्यूल कायरल बन जाएगा? और यदि मॉलिक्यूल कायरल बन जाएगा तो हम बोलेंगे यहां पर प्रोकायरल सेंटर प्रेजेंट है, और वह प्रोकायरल सेंटर ये वाला सेंटर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देखते हैं। अगर हम यहां पर करना चाहें तो मान लो हम यहां पर HA को हटाकर क्या लगा दें, OH लगा दें। अब आप HA और HB में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HA को हटाकर अगर आप OH लगाएंगे तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा,
यहाँ पर आपके पास ET है, यहाँ पर आपके पास ME है और HA की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास HB ही रहेगा। तो हम बोलेंगे, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपके पास कायरल बन जाएगा। और ये मॉलिक्यूल कायरल कैसे बनाया है, बाय सिंगल सब्स्टिट्यूशन। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल कायरल बन जाए बाय सिंगल सब्स्टिट्यूशन तो हम बोलेंगे वहाँ पर वह जो सेंटर होगा वह सेंटर कैसा होगा, प्रो कायरल सेंटर होगा। बोलिए क्या आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? आ चुकी हैं। एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। हमने अभी प्रोपेनोइक एसिड की बात की थी, एक बार फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, कार्बन नंबर 2 को छोड़कर कार्बन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो कार्बन नंबर 3 यही था आपके पास, ये वाला। अब मुझे ये बताना है ये सेंटर कायरल प्रो कायरल है या नहीं है। तो पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये A है और ये B है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर अगर मैं HA हटाता हूँ, आप कुछ भी हटा सकते हैं, HA भी हटा सकते हैं, HB भी हटा सकते हैं। अगर आप HA या HB से कोई एक पार्ट हटाओगे, देखो फिर भी हम हटाते हैं यहाँ से, HA को हटाकर अगर हम यहाँ पर लिगेंड लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, COOH, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर क्या जाएगा, लिगेंड आ जाएगा और यहाँ पर H और H। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से, फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपने क्या करवा दिया, ये आपने सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। क्या सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाने की वजह से यहाँ पर इस सेंटर पर कायरलिटी जनरेट हुई क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला HB सेम है और ये वाला HB सेम है, इसीलिए ये सेंटर कायरल नहीं है। अगर ये कायरल नहीं बन पा रहा है मॉलिक्यूल, जिसका मतलब ये जो सेंटर है इस सेंटर को आप प्रो कायरल सेंटर नहीं कह सकते हो, प्रो कायरल सेंटर नहीं कह सकते हो। प्रो कायरल सेंटर के लिए जो कंडीशन होती है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन के बाद वहां पर मॉलिक्यूल का कायरल बनना जरूरी है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल कायरल नहीं बन रहा। बोलिए बात समझ में आ चुकी है? कायरल सेंटर प्रो कायरल सेंटर दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब तीसरा सेंटर और था, उस सेंटर का नाम होता है हमारे पास स्यूडो सेंटर, या फिर आप स्यूडो कायरल सेंटर कह सकते हो, है ना। और स्यूडो कायरल सेंटर या फिर इसी को स्यूडो कायरलिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, यहां पर OH है, यहां पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर है COOH। ये एक मॉलिक्यूल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे ये कायरल सेंटर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल ये कायरल सेंटर है और इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आती है R। मैं बोलूँगा ये वाला कायरल सेंटर है, बोलूँगा बिल्कुल ये वाला कायरल सेंटर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है S। RS निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। लेकिन जब मैं इस सेंटर की बात करूंगा तो मुझे बताइए ये जो सेंटर है ये क्या होगा। आप देखोगे तो इस तरफ भी एक जैसा माहौल आ रहा है और इस तरफ भी एक जैसा माहौल आ रहा है। तो पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, अ सेंटर और एटम, अ सेंटर और एटम टू लिंक्ड विथ chiral ligands, two chiral ligands which are enantiomeric, to each other, known as या called as स्यूडो कायरल सेंटर। इसी को हम कहते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। मैंने क्या लिखा,
ये अगर आप सेंटर जरा ध्यान से देखोगे तो जो ग्रुप यहां लगा है वही ग्रुप यहां लगा है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल अकायरल है। लेकिन यह दोनों ही कैसे हैं, कायरल है। ये जो दोनों ही लिगेंड्स हैं, जैसे अगर मैं एक इस लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, इसको मैं अगर L1 कहता हूं, इसको मैं अगर L2 कहता हूं, ये L1 और L2 दोनों कैसे हैं, कायरल हैं। एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है, और एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S है, और दोनों ही क्या है, एनेंशियोमेरिक हैं ईच अदर। तो इसीलिए यह जो आपके पास सेंटर है, इस सेंटर को नाम दे दिया जाता है स्यूडो कायरल सेंटर। और याद करो, इन स्यूडो कायरल सेंटर की जो RS नेमिंग होती है वो या तो स्मॉल r होती है या फिर स्मॉल s होती है। अब वो आप निकाल लेना, ये मैंने सिखा रखा है। लेकिन इनके लिए कैपिटल R और कैपिटल S यूज नहीं करते, हम लोग स्मॉल r और स्मॉल a यूज करते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है। तो ऐसा सेंटर जो दिखने में लगे तो कि वह कायरल नहीं है, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो जो दोनों आसपास में लिगेंड्स लगे हुए हैं उसके, वो खुद कायरल हैं, वो खुद उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और इसी कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस से हम कह सकते हैं ये कैसे हैं, स्यूडो कायरल हैं। स्यूडो मतलब छलावा टाइप, दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी वहां पे जनरेट हो पा रहा है। तो आपके पास 3 टर्म थे, सबसे पहला कायरल सेंटर, दूसरा प्रो कायरल सेंटर, और तीसरा स्यूडो कायरल सेंटर। अब तीनों ही टर्म्स में एकदम डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तीनों के एग्जांपल्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टोपिसिटी। सबसे पहले टोपिसिटी की डेफिनेशन जानेंगे, क्या होता है टोपिसिटी, फिर टोपिसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, और फिर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स लिखाऊंगा बहुत अच्छे से, वहां पे एग्जांपल से सबसे पहले सीखेंगे, फिर मैं आपको डेफिनेशन वाले पार्ट पर लेके जाऊंगा। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टोपिसिटी। हम लोगों ने प्रो कायरल सेंटर वाला टॉपिक एकदम अच्छे से समझ चुका है। अब हम लोग टोपिसिटी, एक नया टॉपिक है हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक बात जो जानते हैं वो बेसिक बात है। टोपिसिटी क्या है, एक ग्रीक वर्ड टोपस से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड टोपस, जिसका मीनिंग जो होता है वह होता है प्लेस, है ना। अब एक्चुअली टोपिसिटी है क्या, डेफिनेशन में अगर हमें समझना हो तो हम बोलेंगे टोपिसिटी एक तरीके से स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और more ligands within the molecule। यह एक तरह की स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप है जो कि लिगेंड्स को दी जाती है, 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स होते हैं विथ इन द मॉलिक्यूल, नोन एज टोपिसिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, on the basis of stereochemical relationship, these are classified as follows। तो अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो ये अगर हमारे पास लिगेंड है तो इस लिगेंड्स को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोटोपिक लिगेंड्स, होमोटोपिक लिगेंड्स। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटोपिक लिगेंड्स, हेट्रोटोपिक लिगेंड्स। ये हमारे पास प्राइमरी क्लासिफिकेशन है।
सबसे पहला क्या होता है, होमोटोपिक लिगेंड्स क्या होगा इसको भी सीखेंगे। दूसरा होता है हेटेरोटोपिक लिगेंड्स, और जो हेटेरोटोपिक लिगेंड्स होते हैं इनको फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनेंशियोटोपिक लिगेंड्स, और एक होता है हमारे पास डायास्टीरियोटोपिक लिगेंड। डायास्टीरियोटोपिक लिगेंड, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो आखिरकार ये होमोटोपिक क्या होते हैं, हेटेरोटोपिक क्या होते हैं, एनेंशियोटोपिक क्या होते हैं, डायस्टीरियोटोपिक क्या होते हैं, ये सब हम सीखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल लेके आता हूं, तो एग्जांपल से आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर ज्यादा अच्छे से होंगी। देखो, अगर हम सबसे पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके का है। यहां पर क्या है, Me है, यहां पर क्या है, Me है, यहां पर आप ले लीजिए Ha और यहां पर आप ले लीजिए Hb। ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब क्या करें, हम लोग इस मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। यहां से Ha को हटा के यहां पर लिगेंड लगाते हैं और यहां से Hb को हटा के लिगेंड लगाते हैं, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। हम लोग इन डेफिनेशंस को बनाने जा रहे हैं। मैं आपको सीधे डेफिनेशंस लिखा सकता हूं, लेकिन डेफिनेशंस को लिखने से अच्छा है आप एग्जांपल्स के थ्रू खुद समझिए कि हो क्या रहा है। इसीलिए उसको होमोटोपिक क्यों कहते हैं, हेटेरोटोपिक क्यों कहते हैं, फिर हेटेरोटोपिक में फर्दर एनेंशियोटोपिक क्यों कहते हैं और डायस्टोटोपिक क्यों कहते हैं। आइए बात करते हैं। अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अगर मैं Ha और Hb को हटाकर डिफरेंट लिगेंड लगाऊंगा, तो मान लो मैंने Ha को हटा के लिगेंड लगाया, तो मेरे पास मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पर Me आ जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा, ये वाला Hb वाला पार्ट ऐसा रहेगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा। क्लियर है इतना अच्छे से। अब अगर मैं इस वाले में बात करता हूं तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर Me है, यहां पर Me है। इस बार आप Hb की जगह क्या लगा लो, लिगेंड लगा लो, और यहां पर क्या लगा दो, आप H लगा दो। ठीक है, ये आपने इस तरीके से दो प्रोडक्ट बना दिए। तो अगर मैं इसको बोलता हूं प्रोडक्ट नंबर 1 और इसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट नंबर 2, तो मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना है कि ये जो प्रोडक्ट नंबर 1 और 2 है ये आपस में क्या है। अगर मैं इनका आपस में स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप पूछा हूं कि 1 और 2 का क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये आइडेंटिकल हैं, एनेंशियोमर हैं, डायस्ट्रोमर हैं, मीजो कंपाउंड है। मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ाया था, ये क्या है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, जब भी कभी स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप की बात आती है, आप किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से रोटेट करके देख सकते हो। अगर रोटेट करने पे अगर वो सुपर इम्पोज कर जा रहा है तो वह आइडेंटिकल होता है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहां से रोटेट कर दोगे 180 डिग्री, तो ये लिगेंड ऊपर की तरफ आ जाएगा और H नीचे की तरफ आ जाएगा और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल देंगे ये 1 और 2 आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं। ये इन्हीं को हम कहते हैं होमोमर्स। क्या कहते हैं, होमोमर्स। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, वो होमोमर्स हैं, इसीलिए ये जो प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं Hb और Ha, इन प्रोटॉन्स को हम लोग नाम देते हैं होमोटोपिक प्रोटॉन्स। होमोटोपिक प्रोटॉन्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर सिंपली कह सकते हैं होमोटोपिक लिगेंड्स। अब मैं आपसे पूछूं होमोटोपिक लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करने पर आपके पास जो प्रोडक्ट आए अगर वो आइडेंटिकल आ जाएं, उसी को हम बोलते हैं होमोटोपिक लिगेंड्स। क्लियर करो दिमाग में एकदम अच्छे से। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से मैंने आपको अच्छे से सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया। जब आपने सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाया ये प्रोडक्ट मिला, जब आपने सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाया ये प्रोडक्ट बना। आपने प्रोटॉन को हटा के तो सब्स्टिट्यूशन करवाया, ये दोनों ही प्रोडक्ट जैसे आएंगे वही स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप डिसाइड करता है कि लिगेंड किस नेचर का है। यदि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, दोनों होमोमर हैं, तो वहां पर आपके पास जो लिगेंड है या फिर होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे, वो वाले जो दो प्रोटॉन्स हैं। अगर यही दोनों
डिफरेंट होते, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर जनरेट होता। अगर ये दोनों आइडेंटिकल ना होते, आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होते, एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, डायस्ट्रोमर्स भी हो सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हेटेरोटोपिक लिगेंड्स। और हेटेरोटोपिक में अगर उनका प्रोडक्ट एनेंशियोमर है तो एनेंशियोटोपिक लिगेंड्स होंगे, अगर प्रोडक्ट डायस्ट्रोमर है तो डायस्ट्रोटोपिक लिगेंड्स होंगे। तो आइए अब हम कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एंड में मैं आपको उनकी डेफिनेशंस लिखा देता हूं। तो आइए अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स से देखते हैं कि हमारे पास आखिरकार प्रोटॉन्स का नेचर या टाइप क्या होता है। अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके सामने H है और यहाँ पर भी क्या है, CH3 है। मैं थोड़ा सा इनको लेबलिंग करता हूँ, ये आपके पास A हो जाएगा और ये आपके पास B हो जाएगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो दोनों ही प्रोटॉन्स हैं ये किस नेचर के हैं, ये होमोटोपिक हैं या हेटेरोटोपिक हैं। और अगर हेटेरोटोपिक हैं तो उसमें एनेंशियोटोपिक हैं या फिर डायस्ट्रोटोपिक हैं। शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो तरीका जिस तरीके से पता लगाएंगे वो रिप्लेसमेंट मेथड होता है, जहाँ पर आप एक एक करके रिप्लेसमेंट करके देखोगे और आपको सामने आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर HA को हटाकर यहाँ पर D लगाता हूँ, ड्यूटेरियम लगाता हूँ, और एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर HB को हटाकर ड्यूटेरियम लगाता हूँ। क्लियर है? सबसे पहले जब हमने HA को हटा के ड्यूटेरियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास D आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इस वाले केस में बात करते हैं तो यहाँ पर आप जब लगाओगे तो CH3 रहेगा, यहाँ पर आपके पास D आ जाएगा, यहाँ पर H रहेगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब आपका जो आंसर आएगा कि आखिरकार HA और HB क्या है, वह आंसर इस आंसर पे डिपेंड करेगा। ये जो आपके पास प्रोडक्ट नंबर 1 और 2 आए हैं, जो रिलेशन, जो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप इनकी होगी वही स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप आप इन प्रोटॉन्स की भी कह लोगे। तो अगर मैं इन दोनों ही मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, तो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं क्या ये आइडेंटिकल हैं, क्या ये एनेंशियोमर हैं, क्या ये डायस्ट्रोमर हैं, क्या है। ये आपको आने के लिए आपको पुराना टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। मैंने बोला था आप इस मॉलिक्यूल को कितना भी कैसे भी घुमा लो और घुमाने पर अगर आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा वह मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको कांस्टेंट करता हूं, ठीक है, इस वाले को कांस्टेंट, या फिर आप जब देखोगे ध्यान से तो ये वाले को आप 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर दो। 180 डिग्री जब आउट ऑफ प्लेन रोटेट करोगे तो D यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा और ये CH3 यहीं बने रहेंगे, तो इसकी तरह आ जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो हम बोलेंगे जो 1 और 2 हैं ये आपस में क्या है, 1 और 2 आपस में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। और हमें अच्छे से पता है जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं वही हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या फिर होमोमर्स होते हैं। तो इसीलिए हम कह देंगे कि यहाँ पर जो HA एंड HB हैं, HA एंड HB हैं, ये कैसे प्रोटॉन हैं, ये होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। कैसे प्रोटॉन्स हैं, होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। इसको मैं लेबलिंग करता हूँ, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। आइए शुरू करते हैं। फिर से आपको वही कार्यक्रम करना है, सब्स्टिट्यूशन करवाना है। एक बार तो आप क्या करो, HA को हटाकर D लगा दो और एक बार आप क्या करो, HB को हटाकर D लगा दो। क्लियर है इतना अच्छे से? अगर आप ऐसा करोगे तो जब HA को हटाकर D लगाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर D रहेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl आ जाएगा। और जब आप HB को हटाकर D लगाओगे तो यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl। अब मेरा सवाल फिर से यही है कि ये दोनों आपस में क्या हैं। अगर आपने इन दोनों का रिलेशन आपस में बता दिया तो जो रिलेशन इनका होगा वही रिलेशन वहाँ पर H का भी होने वाला है। तो ध्यान से देखो, क्या आपको इसको किसी भी तरीके से रोटेट करके सुपर इम्पोज करवा पाओगे?
तो अगर आपने हिस्टोकेमिकल रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको कैसे भी रोटेट कर लो, आप इसको इस पर सुपर इम्पोज नहीं करवा पाओगे। इन दोनों की जो मिरर इमेज होगी, यह मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि यहाँ पर यही कैसे आ जाएंगे, एनेंशियोमर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, एनेंशियोमर, क्योंकि हमें पता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जब होती है तो वो क्या होता है आपस में, एनेंशियोमर्स। और अगर ये एनेंशियोमर्स हो जाएंगे तो ये सिंपल सी बात है, होमोटोपिक तो होंगे नहीं, हेटेरोटोपिक ही होंगे, क्योंकि हेटेरोटोपिक में ही एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं HA and HB are एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। HA and HB are एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। क्लियर है इतना? दो एग्जांपल से आपको बहुत हद तक बातें समझ में आ रही होंगी। आइए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं तो थर्ड एग्जांपल मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br और यहाँ पर Cl। ये हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है। हम यहाँ पर H को लेबलिंग करते हैं, यहाँ पर HA है और यहाँ पर HP है। बताइएगा, शुरू कीजिएगा। यहाँ पर हम फिर से वही कार्यक्रम कर रहे हैं। आप HA को हटाकर एक बार D लगा लो और एक बार आप HB को हटाकर D लगा लो। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपके पास कैसा आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर तो एज इट इज़ वैसा ही रहने वाला है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास H रहेगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ पर Br, यहाँ H और यहाँ Cl, ये आपके पास आ जाएंगे। अब आपको बताना है फिर से इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों आपस में क्या है। तो आप जरा ध्यान से देखो ये दोनों आपस में क्या है। क्या ये दोनों आपस में सबसे पहले आपको मिरर इमेज नजर आ रही हैं? अगर आप इस मॉलिक्यूल के सामने ये वाला मॉलिक्यूल एज इट इज रखोगे तो क्या आपको इसका मिरर इमेज आ रहा है समझ में? नहीं, मिरर इमेज ही नहीं है। आपको यहाँ पर हिस्टोकेमिकल रिलेशनशिप टॉपिक बहुत अच्छा आना चाहिए, तब आप बता पाओगे ये आपस में इनका रिलेशन क्या है। तो मैं कहूँगा ये आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और जो मॉलिक्यूल आपस में मिरर इमेज ही नहीं होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं डायास्टीरियोमर्स। क्या नाम देते हैं? डायास्टीरियोमर्स। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो HA एंड HB हैं ये आपस में क्या हैं? डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं, डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं, जिसमें होमोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं, डायस्टोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं। एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से और समझना ही है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास HA है, यहाँ पर आपके पास HB है। ठीक है, ये हमने मान लो यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर आपके पास H है। इस तरीके से हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल में भी वही सेम काम है, HA और HB को हटा के आपको लगाना है। मान लो एक बार मैं HA को हटाकर D लगाता हूँ, तो जब HA को हटाकर D लगाऊंगा तो D, यहाँ पर C, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है। एक बार अगर मैं HB को हटाकर D लगाता हूँ तो HB को हटाकर D क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर तो H रहेगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब जरा इन दोनों में रिलेशन निकालो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सिस ट्रांस नेमिंग दे सकते हो। ये आपके पास क्या है? दोनों सेम साइड हैं तो ये आपके पास सिस हो जाएगा। ये दोनों आपके पास क्या हैं? दोनों अपोजिट साइड हैं तो ये आपके पास ट्रांस हो जाएगा। और हमें अच्छे से पता है कि जो सिस और ट्रांस होते हैं ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? डायास्टीरियोमर। क्या होंगे? डायास्टीरियोमर। अगर ये खुद डायास्टीरियोमर हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों ही प्रोटॉन हैं, ये दोनों ही प्रोटॉन आपके पास कैसे होंगे? डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। सिंपल बात,
कोई भी ज़्यादा बकवास नहीं करनी इस टॉपिक में, बहुत सिंपल है। बस आपको यहाँ पर H को हटाना है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाते समय जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो स्टोकेमिकल रिलेशनशिप आ रही है, वही आपके पास प्रोटॉन्स की रहने वाली है। बोलिए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट इस लेक्चर का होता है खत्म। हम लोगों ने सभी डिफरेंट प्रोटॉन्स के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन सिखाऊंगा। सबसे पहले लिख दूंगा बोर्ड पे ही डेफिनेशंस क्लियर एकदम, आप उसको कॉपी पर उतार लेना। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा होमोट्रोपिक है, कौन सा हेटेरोटोपिक है, कौन सा एनिसोटोपिक है, कौन सा डायस्टोटोपिक है। तो एक तो तरीका ये होता है रिप्लेसमेंट मेथड, आप रिप्लेस करो, ग्रुप लगाओ, फिर चेक करो। एक और तरीका होता है सिमेट्री मेथड। तो सबसे पहले मैं रिप्लेसमेंट मेथड पे कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप एक बार उसके साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल में आ जाओ, क्योंकि यही मेथड सबसे ज्यादा मेन होता है। बाकी एक सिमेट्री मेथड भी होता है, उस मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से हमारा टोपिसिटी का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आप सभी लोगों को धन्यवाद।